नमस्कार, संस्कृति यात्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की संस्कृति एक विशाल वट वृक्ष के समान है, जिसकी असंख्य शाखाएं भारतीय संस्कृति की विराटता को दर्शाती हैं। तो दूर तक फैली जड़ें उसकी गहराई और इस देश के मानव समाज पर संस्कृति की मजबूत पकड़ का प्रतीक है। सच में एक मानव जीवन इसकी विराटता और उससे जुड़े दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आइए चलते हैं इस संस्कृति की यात्रा पर और शुरू करते हैं आज का सफर साप्ताहिकी से और डालते हैं एक नजर आईजीएनसी और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुई सांस्कृतिक गतिविधियों पर साप्ताहिकी में। नई दिल्ली में कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था छत्तीसगढ़ का समकालीन चित्रकला परिदृश्य। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा। व्याख्यान में प्रोफेसर शर्मा ने छत्तीसगढ़ की कला के बदलते हुए परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए। कि छत्तीसगढ़ को लोक कलाओं के लिए, आदिवासी कलाओं के लिए बहुत जाना जाता है। कला जो है, पहली बात तो यह है कि सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती है। जितना भी साहित्य रचा गया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं रचा गया कि सब अच्छा ही अच्छा है। उस समय का दर्पण साहित्य है। उस समय की कलाएं, जो भी चित्रांकन हो रहा है, वो समझ लीजिए अपने समय को वो बता रहा है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस एंड होप पुस्तक का विमोचन और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की जनजातियों के अदम्य साहस और उनकी उम्मीदों की कहानियों को प्रस्तुत करना था। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह उन लोगों की जिंदगी का बखूबी वर्णन है जो समाज में या पढ़े लिखे समाज ने जिन्हें हाशिए पर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही रखा, और उसके पहले विदेशी लोगों ने, गुलाम जिन्होंने बनाया था, उन्होंने रखा। विशेष अतिथि थे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय प्रतिनिधि श्री सुरेश डी कुलकर्णी। उसमें वनवासी क्षेत्र की समस्या, वनवासी क्षेत्र का परिदृश्य क्या है, उससे बाहर आने की कैसी आवश्यकता है, क्या क्या समस्या है, इसके बारे में लिखा है। इस अवसर पर पुस्तक की लेखिका और गलगोटिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता श्रीमती पंखुड़ी ने जनजातीय समाज और उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर अपने विचार साझा किए। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्दृष्टियां इन समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा देने में योगदान देगी और यह भी साथ में सुनिश्चित करेगी कि उनके हकों की आवाज़ उठे और साथ ही उनके सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान किया जाए। नई दिल्ली में ही एक महत्वपूर्ण स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका विषय था महेश्वर नियोग, इन सर्च ऑफ कृष्णा इन असम। व्याख्यान के साथ ही प्रोफेसर महेश्वर नियोग के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी थ्रू द लेंस का भी आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता थे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिंडोल गुप्ता। प्रोफेसर हिंडोल गुप्ता ने प्रोफेसर महेश्वर नियोग की असम में कृष्ण की खोज और उनकी साहित्यिक धरोहर पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। आईजीएनसीए ने उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर के सहयोग से एक विशेष संगीत संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध सितार वादक पंडित प्रतीक चौधरी के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित प्रतीक चौधरी के पुत्र सितार वादक अधिराज चौधरी, प्रसिद्ध संतूर वादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास, और प्रसिद्ध तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्रा ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पद्मश्री पंडित सतीश व्यास को
पंडित देबू चौधरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। IGNCA और मास्टर संसार चंद बारू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की थीम थी द मार्तंड सन टेम्पल। कार्यशाला में आए प्रतिभागियों ने पेंटिंग्स बनाकर अपनी कलात्मकता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। आप देख रहे थे संस्कृति संग्रहण की प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। अपार प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए देश के उत्तरी राज्य उत्तराखंड की ओर, जिसे पुराणों में देवभूमि कहा गया है, पर कालांतर में यहाँ के वीरों ने देश की रक्षा में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर इसे वीर भूमि भी बना दिया। संयोगवश आज की पूरी संस्कृति यात्रा उत्तराखंड पर ही केंद्रित है। तो चलते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रसिद्ध कुमाऊनी रामलीला के बारे में। कुमाऊनी रामलीला उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। इसकी विशेषता है कि ये संभवतः विश्व के सबसे लंबे ओपेरा में से एक है। यहाँ रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ कुमाऊनी बोली में न होकर ब्रिज, खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू में गाई और बोली जाती हैं, और लोक परंपरा होते हुए भी गायन में शास्त्रीय संगीत का पुट देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं फिल्म कुमाऊनी रामलीला का एक दुर्लभ परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण अंश। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम मटियानी है और मैं हूं हिमांशु जोशी। मैं पिछले 5 दशकों से रामलीलाओं से जुड़ा रहा हूं। एक व्यक्ति के रूप में, कलाकार, रंगकर्मी और निर्देशक के रूप में मेरी यात्रा इसी रामलीला से शुरू हुई। मेरी क्षमताओं और अनुभवों का श्रेय मूलतः इसी पारंपरिक संगीत नाट्य विधा को जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस अनूठी और दुर्लभ पारंपरिक शैली से 2 दशकों तक एक कलाकार के रूप में जुड़ने का मुझे मौका मिला। कूर्मांचल यानी विष्णु के एक अवतार कूर्म का अंचल कालांतर में कुमाऊं बन गया। हालांकि आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर यह अंचल शैव परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विष्णु के ही एक और अवतार श्री राम की कथा के मंचन की एक ऐसी परंपरा यहां जन्मी जो आने वाली सदियों में यहां की संस्कृति का पर्याय बन गई। तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भाई, बाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है। तनिक निहारो तुम गति गजराज कैसी, कटी मृगराज जैसी, घूंघट में घूंघट है कैसो, हिरनी से नैन है। तनिक निहारो तुम। राम कथा का नाट्य रूपांतर ही रामलीला है, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी अपनी छाप साफ दिखाई देती है। कुमाऊनी रामलीला में ये छाप और भी गहरी और प्रखर है। लगभग 200 साल से कई पीढ़ियों ने इसे संजोया है, संवारा है और अगली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में हस्तांतरित किया है। कुमाऊनी रामलीला
मूलतः रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन नौटंकी या स्थानीय शैलियों का और साहित्य का प्रभाव भी इस पर बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे आप जब राम लक्ष्मण सीता वनवास को जा रहे हैं तो तीनों गाते हुए निकल रहे हैं, वो बंदिश सब राजपाट हाँ। छोड़कर जंगल को चलते हैं, बिल्कुल सबको प्रणाम करते हैं, घर से निकलते हैं। बिल्कुल, कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं। ये भाषा बहुत इसको हमें ध्यान देना चाहिए इस पर कि कुछ राज ताज ऐश के जाने का गम नहीं, लेकिन पिता के वचन को नहीं हम बदलते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल, जिसकी पहचान है ये झील, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ है वो जगह जहाँ तकरीबन 100-125 साल से नैनीताल की रामलीला आयोजित होती आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। एक तथ्य जो निर्विवाद है वह है इस सांस्कृतिक सरिता का उद्गम स्थल अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जहां आज भी रामलीला जनमानस का अभिन्न अंग है। न सिर्फ यहां अलग अलग मोहल्लों की अपनी अपनी रामलीला कमेटियां हैं, बल्कि दशहरे के दिन पूरा नगर एकजुट होकर अपनी अपनी झांकियां निकालता है, जिनमें राक्षसों के कलात्मक पुतले शामिल होते हैं। सांझ ढले सारी झांकियां एकत्र होती हैं और सभी पुतलों का एक एक कर दहन किया जाता है। किसी भी परंपरागत नाट्य विधा या सांस्कृतिक उत्सव में जन सामान्य की ऐसी सक्रिय भागीदारी दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत भी है। जिस प्रकार रामलीला हमारी युगों पुरानी संस्कृति का मंचन है, ठीक उसी तरह शैल कला यानी रॉक आर्ट भी हमारे प्राचीन सभ्यता का दर्पण है। प्राचीन मानवों द्वारा पहाड़ों और गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और पत्थरों पर उकेरी हुई आकृतियों को रॉक आर्ट कहा जाता है। ये अलग अलग कालखंडों में उस समय के मानव की जीवन शैली और उनके विश्वासों के बारे में बताता है। कुशल पुरातत्वविद इन चित्रों को देखकर ही इनके चित्रण का कालखंड बता देते हैं। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी पुरातत्वविद, लेखक, चित्रकार पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल हैं, जिन्होंने शैल कला में शोध और इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जन्मे और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले डॉक्टर यशोधर मठपाल ने देश की शैल कला पर कई पुस्तकें लिखी और हजारों शैल चित्रों की हूबहू पेंटिंग बनाई। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव संवाद में देखते हैं पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल के साथ बातचीत। Rock art is a term used for all the artistic expressions found on bare rock surfaces. They may be either painted or engraved on the rocks. Can you tell me about that? When we go to the rock art shelters or the caves, we find the rock art depictions are made at a particular place within the shelter. Most probably we find these depictions in an inaccessible place. Why so? Yeah, you are right, because rock art, it is not necessary that the caves which are useful for the accommodation, they will bear the rock art.
Sometimes it is possible the best shelters, they were never painted. But the other side, the rock art is found on very hard accessibly places, and also even in the depressions. So it means the rock art, even the cave, it has a specific meaning to express his creations, and it was a particular area, and you will see there are so many superimpositions. It is because a particular surface was used and reused for generations. So certainly every part of the rock was not useful or treated as a sacred part to be expression of the rock art. Can you tell us about what is your approach to rock art documentation and study? You know, rock art, even the rock artists, they spend the considerable time to paint the painting. Now with this modern age, we try all the mechanical, the equipment just to record the rock art. And my thinking is, you spend as much time as to study the rock art and to see it closer, then you understand the rock art better. So I have been by nature an artist, and I like to paint the painting as they were painted by the artist. So certainly it was a time consuming technique, but I have the very wonderful results, because when you take snaps for recording, then you sometimes you miss many things which you cannot understand. We should spend more time before documentation, the entire composition and the in the stages where the painting were found and why they have painted. You should spend more time studying the art than documentation. If you see my life, I am living like the ancient Indian sages they were living. I have a small cottage. I cook myself. That with the fuel, I don't use this gas, all the thing. And at 8 in the morning, I am ready in my studio to work for the whole day, and I have worked for 18 hours per day. Even today, I work at least 13 or 14 hours per day to enrich my museum and also to guide the students who come as a research scholar. So first thing is, there should be coordination between different departments, which especially for the cultural and heritage sites. And when the tourists go, there are even not proper, there are no guides. Only few sites are where you will find the guides, and they also they don't belong to the local society, because generally even the archaeological survey, they appoint the guides from the outside, from the urban area, who have no interest in the forest. Had the tribal people been appointed in their area to preserve the rock art, because they are accustomed with the sites, and also they like to move in the forest without any fear. So the persons who are outside and just posted at a particular area in the forest, they have no interest and they try to avoid that area. So first thing is, we have not used the local population to preserve the rock art. पद्मश्री डॉक्टर मठपाल गांव के एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी शैल कला क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उन्होंने प्राप्त की। भारत के गांवों में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही, बस आवश्यकता होती है अवसर मिलने की। प्रतिभा से समृद्ध भारत के इन गांवों में जो धरोहर बची है, उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। आइए देखते हैं
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव चौपटा, जो कि तरोताजा हवा और हरे भरे मैदानों की वजह से एक पर्यटक गांव है। शीतकाल में बर्फबारी देखने वाले पर्यटक भी यहां आते हैं। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल तुंगनाथ मंदिर भी है, जो कि भगवान शिव का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर माना जाता है। ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ भगवान शिव की 5 केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। चोपटा उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसमें कुल 29 परिवार रहते हैं। चोपटा एक सुरमई हैमलेट है जो उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी प्रसिद्ध है। चोपटा क्षेत्र विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, जो कई रोडोडेंड्रॉन और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। चोपटा पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की 240 से अधिक प्रजातियां देख सकते हैं, जिनमें देसी और प्रवासी प्रजातियां और हिमालयी पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। चोपटा घने जंगल से घिरा हुआ है और हिमाच्छादित हिमालय पर्वतमाला और हरे भरे घास के मैदानों का राजसी दृश्य प्रस्तुत करता है। चोपटा भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर का आधार बिंदु है। तुंगनाथ पर्वत मंदाकिनी और अलकनंदा नदी घाटियों का निर्माण करते हैं। ये 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चंद्रशिला की चोटी से ठीक नीचे है। ये तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर सम्मेलन के लिए ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु भी है। तुंगनाथ मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है और उत्तराखंड में स्थित 5 पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। इस क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीने के दौरान चोपटा भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला दिसंबर से मार्च तक बर्फ में ढके रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।